Hello students, how are you? Welcome you again. So in today's lecture we are going to discuss very important topic colligative properties. ठीक है, हम लोगों ने थोड़ा सा पहले भी डिस्कस किया था colligative properties के बारे में. Colligative properties क्या होती हैं? सबसे पहले ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए हम बेसिकली फाइंड आउट करते हैं which depends upon the number of solute particles. जो सोल्यूट पार्टिकल का नंबर है विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट उस पे डिपेंड करती है, नॉट ऑन द नेचर ऑफ द नेचर पे डिपेंड नहीं करती, वेदर एसोसिएटिव डिसोसिएटिव उन चीजों पे डिपेंड नहीं करती. उन प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोला जाता है. ठीक है, बट डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर आर कॉल्ड एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, नेचर इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है. देखो ये इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स की नेचर नहीं, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स की नेचर पे डिपेंड करेगा. एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन, whether the solute particles dissociate or associate in the solution, उस पे भी आपकी qualitative properties क्या करती हैं? डिपेंड करती हैं. तो इन फैक्टर्स को मद्देनजर रखते, ठीक है, इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग स्टडी करते हैं हमारी qualitative properties. जो सबसे पहली qualitative property हम लोगों को पढ़नी है वो है relative lowering of vapor pressure. कौन सी है? relative lowering of vapor pressure. तो आप लोग जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे that is relative lowering of vapor pressure. relative lowering of vapor pressure. इसको समझाता हूं मैं पहले, क्या है ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, समझने की कोशिश करना. आपके पास क्या एक सॉल्यूशन है, ठीक है, इसमें सिर्फ वाटर था, मान लेते हैं पहले, सॉल्यूशन ही सिर्फ प्योर वाटर है. अगर प्योर वाटर है तो इसके सरफेस पे क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ वाटर के ही पार्टिकल्स होंगे. ऑब्वियस सी बात है, अगर वाटर है तो सरफेस पे भी किसके पार्टिकल्स होंगे? वाटर के. हर एक वाटर का पार्टिकल है दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेपर्स. तो इन वेपर्स के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास क्या आएगा? वेपर प्रेशर आएगा. अब मैंने क्या किया, आई हैव एडेड अ सॉल्ट इन इट, मैंने कोई सॉल्ट ऐड कर दिया इसके अंदर. अब सॉल्ट चाहे कितनी भी कम अमाउंट में हो, कोई ना कोई सॉल्ट के पार्टिकल्स तो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, कोई ना कोई सॉल्ट के पार्टिकल्स तो सरफेस पे प्रेजेंट होंगे. और सॉल्ट कैसा है? नॉन वोलेटाइल. जो हम सॉल्यूट जो सॉल्ट डाल रहे हैं वो नॉन वोलेटाइल इन नेचर है, इसका मतलब उसके वेपर्स तो बनेंगे नहीं हमारे पास. तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपके पास जो नंबर ऑफ वेपर्स बनेंगे वो कम बनेंगे. अगर वेपर्स कम बनेंगे देयरफॉर वेपर प्रेशर भी क्या होगा? डिक्रीज होगा. हमें वही देखना है कि व्हाट इज द रिलेटिव लोअरिंग, व्हाट इज द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन केस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स. अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स लेते हैं, द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. प्योर सॉल्वेंट के विद रिस्पेक्ट टू हमें फाइंड आउट करना है कि कितना सॉल्वेंट का प्रेशर है जो वो डिक्रीज करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलते हैं. दैट इज डिफाइंड एज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. ठीक है, अब ये देखो, वो वाला वेपर प्रेशर हम लोगों ने पढ़ा था, ए हमारा सॉल्वेंट है, बी हमारा सॉल्यूट है. सॉल्यूट कैसा है? नॉन वोलेटाइल. रॉल्स लॉ का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, एक्सप्रेशन डिराइव किया था मैथमेटिकल, वो क्या था? P total is equals to PA P naught A XA plus P naught B XB. यही पढ़ा था. ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि हमारा B क्या है? नॉन वोलेटाइल है. तो हमारे पास बचा क्या? PT is equals to P naught A XA. XA को हम लिख सकते हैं 1 minus XB, क्योंकि हमें पता है कि जितनी भी कंपोनेंट्स हैं उन सबकी मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो 1 के इक्वल होता है. तो हमारे पास ये क्या बनेगा? Pt is equals to P naught A 1 minus XB. इसको सॉल्व करो. Pt is equals to P naught A minus P naught A XB. ये बना. ठीक है, अब देखो इस चीज को इधर लेके आओ और इसको इधर ले जाओ, क्या बनेगा? P naught A minus P total upon P naught A is equals to XB. This is basically relative lowering of vapor pressure. This is lowering of vapor pressure. कितना प्योर ए का था, मतलब वाटर का था, कितना सॉल्यूशन बनने के बाद हो गया उसका. ठीक है, ये बेसिकली सॉल्यूशन लिख रहे हैं यहाँ पर, आप कंफ्यूज नहीं होगे. P total is basically सॉल्यूशन का प्रेशर है. सॉल्यूशन का कितना प्रेशर है? कितना प्योर का था डिवाइड बाय प्योर. दिस इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. वो किसके इक्वल है? XB के इक्वल है. वो किसके इक्वल है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल है. तो अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो. एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि फाइंड आउट द मोलर मास. जनरली जो क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं ना, दैट आर यूज्ड टू फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ द अननोन सब्सटेंस. अगर आपके पास कोई अननोन सब्सटेंस है, उसका आपको मोलर मास फाइंड करना है, उसके लिए हम यूज करते हैं क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज. तो इससे हम लोग मोलर मास कैसे निकालेंगे? देखो, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके लिखूं अगर मैं, P naught A minus PS upon P naught A equals to XB. XB को मैं लिख सकता हूँ NB upon NA plus NB. अगर हमारा सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? P naught A minus PS upon P naught A is equals to NB upon NA, क्योंकि Na plus NB अप्रॉक्सीमेटली Na के इक्वल हो जाएगा अगर हमारा सॉल्यूशन क्या है? बहुत ज्यादा डाइल्यूट है. अगर ये हो गया तो जो हमारे पास
हमारा एनबी है, एनबी किसके इक्वल होता है, गिवन मास ऑफ मतलब वेट ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी, एन ए क्या होता है, वेट ऑफ ए अपॉन मोलर मास ऑफ ए। तो ये आप लिख सकते हो यहाँ पे पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल्स टू डब्ल्यू बी एम बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू। तो आपको जिस सल्यूट का मास फाइंड आउट करना है ना, मोलर मास ऑफ सल्यूट, आपको क्या फाइंड करना है, एम बी फाइंड करना है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, एम बी फाइंड कर सकते हो। सो यू कैन फाइंड द मोलर मास ऑफ सल्यूट फ्रॉम द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी जो कि हमें स्टडी करनी थी। अब जो हमारी सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है वो क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड प्रॉपर्टी इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एलिवेशन, एलिवेशन का क्या मतलब होता है, एलिवेशन मींस इंक्रीज, बढ़ना। हमें वैसे भी पता है कि अगर किसी सॉल्वेंट में, जनरली वाटर की अगर मैं बात करूं, आपको सभी को पता है कि अगर आप वाटर में कोई भी सॉल्यूट ऐड करते हो, मतलब इंप्योरिटी ऐड करते हो, तो आपके पास जो वेपर प्रेशर, जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इंप्योरिटीज। जैसे जैसे इंप्योरिटीज बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। अब ये देखो, जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, वो यही पॉइंट है ना कि जब आपके पास वेपर्स के जो वेपर्स का प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर के प्रेशर के इक्वल हो जाए। When the vapor pressure of the solution or solvent becomes equal to atmospheric pressure, that point is known as boiling point. अब अगर वाटर था तो ज्यादा वेपर्स बन रहे थे तो जल्दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो रहा था, बॉइलिंग पॉइंट कम था। अब आपने सॉल्यूट ऐड कर दिया तो कुछ वेपर्स कम बन रहे हैं तो आपको ज्यादा हीट करना पड़ेगा। ज्यादा हीट करना पड़ेगा तो आपके पास क्या आएगा, ज्यादा आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा हीट करना पड़ेगा तो आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस कारण हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सपोज करते हैं हमारा जो नया बॉइलिंग पॉइंट है वो टीबी है और जो पुराना था वो क्या था, टी नॉट बी। ठीक है, इसको हम क्या लिखते हैं, डेल्टा टी एफ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जितना पुराना था जितना हमारे पास क्या हो गया, नया हो गया आफ्टर एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब हमने ये देखा कि जब आप जो डेल्टा टी एफ है वो आपका किसके इक्वल आता है, वो आपका मोलैलिटी के इक्वल आता है। डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। याद है ना आपको, मोलैलिटी क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इसको हटाओ, यहाँ पे क्या लगा दूं, सॉरी केबी आएगा, सॉरी केबी, दिस इज केबी, टीबी टीबी केबीएन। हम बॉइलिंग की बात कर रहे हैं ना। सो आपके पास क्या होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होगा, चेंज इन जो आपका बॉइलिंग चेंज टेंपरेचर चेंज हो रहा है, केबी इनटू एम। अब ये केबी क्या चीज है, केबी इज बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। इसको एक नाम दिया जाता है एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या नाम दिया जाता है, एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, इसका ये नाम है केबी का। ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो आप इसकी हेल्प से, इस फॉर्मूला की हेल्प से आप निकाल सकते हो कि कितना हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होगा। एक फॉर्मूला हमारे पास होता है केबी को कैलकुलेट करने का, एक हमारे पास फॉर्मूला होता है केबी को कैलकुलेट करने का। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है,